सुप्रभात मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज पाल आज फिर आप लोगों के सामने जहां तक टॉपिक हुआ था उसके आगे के टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था और स्वरों के वर्गीकरण में 3 प्रकार तक चर्चा की गई थी और दूसरे प्रकार तक विस्तार से बताया गया था। तो आइए हम लोग आज तीसरे प्रकार को विस्तार से समझते हैं। स्वरों के वर्गीकरण के 5 भेद जो बताए गए थे उसमें तीसरा प्रकार हम लोगों का है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि हमारी जिह्वा किस प्रकार से स्वर वर्णों को उच्चारण करने में क्रियाशील रहती है, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो इसके अनुसार कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। अर्थात ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं चर्चा की गई थी। आइए उन 3 भेदों को विस्तार से समझते हैं। तो उसमें से पहला भेद था हमारा अग्रभाग। क्या था पहला भाग? अग्रभाग, पहला प्रकार। तो अग्रभाग यानी कि हमारी जिह्वा में 3 भाग बताए गए हैं इसके अनुसार, और दूसरा हमारा था मध्य भाग, और तीसरा था पश्च भाग। तीसरा क्या था? पश्च भाग। यही 3 भाग बताए गए थे और इस पर चर्चा हुई थी। एक बार फिर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अग्रभाग वह होता है जिसमें हमारी जिह्वा का सबसे अगला भाग क्रियाशील होती है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे अगला भाग क्रियाशील होता है वह अग्रभाग कहलाता है। और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उसे मध्य भाग कहते हैं। और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे पिछला हिस्सा है क्रियाशील होता है उसे पश्च भाग कहते हैं। तो इन सब का वर्ण कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत यह भी बताया गया था। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य भाग को देख लेते हैं, क्योंकि मध्य भाग में केवल एक ही वर्ण आता है। वह वर्ण कौन सा होता है? अ। एक ही वर्ण आता है, वह वर्ण कौन सा होता है? अ। अ किसके अंतर्गत आता है? मध्य भाग के अंतर्गत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पश्च भाग भी होता है। तो अ देख लिए। अब देखते हैं अग्रभाग को। अग्रभाग में हम देखते हैं इसके बाद के जो भी वर्ण आते हैं। तो अग्रभाग में कौन कौन से वर्ण आते हैं देख लीजिए। आपका लघु ई आता है, दीर्घ ई आता है, और आप जानते हैं जहाँ ई आएगा लघु ई या दीर्घ ई वहाँ री भी आता है। तो री भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा ए और ऐ। ये सारे वर्ण अग्रभाग के अंतर्गत आते हैं। अग्रभाग हो गया और ये मध्य भाग हो गया। मध्य भाग के अंतर्गत अवर्ण आता है। और इसके बाद अब बचा है पश्च भाग। पश्च भाग चूंकि इसका तीसरा प्रकार है, पश्च भाग तीसरा प्रकार है, तो हम पश्च भाग में तीसरे प्रकार में देखते हैं कि अ को छोड़कर जितने भी संख्या 3 से बनने वाले वर्ण हैं वह सब किस में आते हैं? पश्च भाग में। संख्या 3 से बनने वाले वर्ण, संख्या 3 से का मतलब 3 ऐसे लिखा जाता है, इससे संबंधित जितने भी वर्ण आते हैं वह पश्च भाग के अंतर्गत आएंगे, सिर्फ अ को छोड़कर। तो इसको अ को छोड़ देंगे तो कौन सा वर्ण हो जाएगा? आ हो जाएगा, लघु ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, और आपका ओ हो जाएगा, और आपका सबसे अंत में अव हो जाता है। देखिए 3 से ये भी बन रहा है, 3 से ये भी बन रहा है, 3 से ये भी बन रहा है, और 3 से ये भी बन रहा है, और 3 से ये भी। अर्थात 3 से बनने वाले सभी स्वर वर्ण सिर्फ अ को छोड़कर बाकी जितने वर्ण होते हैं वह पश्च भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए परिभाषा सहित एक बार समझ लेते हैं। पहला आपका क्या था? अग्रभाग।
अग्रभाग की परिभाषा में हमने बताया कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे अगला भाग क्रियाशील रहता है। सबसे अगला भाग क्रियाशील रहता है, अग्रभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रभाग कहलाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं, अग्रभाग कहलाता है। जैसे में हम लोगों ने अभी देखा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपका लघु ई आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा, आपका री आ जाएगा, ए आ जाएगा और आपका अ आ जाएगा। ये इतने वर्ण हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? अग्रभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अग्रभाग के अंतर्गत। देखिए परिभाषा में लिखा गया है कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे अगला भाग क्रियाशील रहता है उसे अग्रभाग कहते हैं। जैसे आप इन वर्णों का उच्चारण करिए तो देखेंगे कि हमारी जिह्वा का सबसे अगला भाग क्रियाशील रहता है या सक्रिय रहता है। यानी इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे अगला भाग क्रियाशील रहता है। जैसे उच्चारण करके देखिए ई, फिर उच्चारण करिए री, ए, अ। देखते हैं कि कौन सा भाग सबसे अगला भाग, यानी कि जिह्वा का जो हमारा यह सबसे पहला भाग है, अगला भाग है, यह क्रियाशील होता है इन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो आइए देखते हैं अगला हमारा क्या था? दूसरा प्रकार क्या था? मध्य भाग। क्या था? मध्य भाग। मध्य भाग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। मध्य भाग क्रियाशील रहता है। हमारी जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य भाग कहलाता है। मध्य भाग कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत अभी अभी बताया गया कि कौन सा वर्ण आता है, सिर्फ एक ही वर्ण आता है, वह वर्ण कौन सा है? अ। कौन सा है? अ। यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे मध्य भाग या कह लीजिए कि बिचला भाग क्रियाशील रहे या सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे, उसको मध्य भाग कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? हमारा अ वर्ण आता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं अब तीसरा हमारा कौन सा था? पश्च भाग। कौन सा था तीसरा? पश्च भाग।
पश्च भाग के अंतर्गत देखते हैं हम लोग इसकी परिभाषा। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे पिछला भाग क्रियाशील रहता है, सबसे पिछला भाग क्रियाशील रहता है, पश्च भाग कहलाता है। पश्च भाग कहलाता है। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे पिछला हिस्सा या पिछला भाग क्रियाशील रहता है या सक्रिय रहता है, उसे पश्च भाग कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आएंगे अभी आपको बताया गया था। चूंकि ये तीसरा प्रकार है इसलिए इसको समझाने के लिए बताया गया था कि इसमें 3 से बनने वाले जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वह पश्च भाग के अंतर्गत आते हैं, सिवाय अ के छोड़ के। तो अ को आप छोड़ देंगे तो 3 से बनने वाला आपका आ जाएगा, लघु उ आ जाएगा, दीर्घ उ आ जाएगा और आपका ओ आ जाता है और औ। ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण करने में हम देखते हैं हमारी जिह्वा का सबसे पिछला हिस्सा, अर्थात अभी 2 हिस्से जो बताए गए उसके भी पीछे का हिस्सा इन वर्णों का उच्चारण करने में ज़्यादा क्रियाशील या ज़्यादा सक्रिय रहता है। जैसे बोल के देखिए आ बोलेंगे तो हमारे ऐसा महसूस हो रहा है कि आ का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का सबसे पिछला हिस्सा तालु के पास से ध्वनि निकल रही है, ऐसा महसूस होता है। इसलिए इन सब वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा का सबसे पिछला भाग क्रियाशील रहता है या सक्रिय रहता है। तो आइए यहाँ तक आया क्लियर सबको? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो आइए देखते हैं कि अब स्वरों के वर्गीकरण में ये जो तीसरा प्रकार था ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग चौथे प्रकार के। चौथा प्रकार कौन सा था? देखिए चौथा प्रकार था हमारा मुखाकृति के आधार पर, यानी जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी मुख की आकृतियों के अनुसार विभेदन या अलगाव किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? मुखाकृति के आधार पर। तो इसके भी कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद। तो आइए पहले उन चारों भेदों को समझ लेते हैं कि वो 4 भेद हैं कौन कौन से। तो उन 4 भेदों को हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें पहला आपका है संवृत स्वर। कौन सा है? संवृत स्वर। दूसरा है अर्धसंवृत स्वर। दूसरा है अर्धसंवृत स्वर और तीसरा आपका है विवृत स्वर। तीसरा विवृत स्वर और चौथा है अर्धविवृत स्वर। चौथा क्या है? अर्धविवृत स्वर। तो यही चारों प्रकार हैं मुखाकृति के आधार पर, ये चारों प्रकार है। अब इन चारों प्रकार को पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक है समृत स्वर और दूसरा है अर्धसमृत स्वर। यानी कि यदि हम समृत स्वर को समझ लेते हैं तो उसके आधे भाग को ही समझने से, यानी कि उसका आधा भाग ही समझ लेने से ये प्रकार क्लियर हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। यानी कि हम विवृत स्वर को समझ लेते हैं तो हमें ये भी समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समृत और विवृत को, क्योंकि मूल रूप से यही 2 हैं, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं समृत और एक और कौन सा है आपका
विवृत। तो इन दोनों में भी हम देखते हैं कि ये वृत्त शब्द इनमें कॉमन है। कौन सा? वृत्त शब्द कॉमन है। अब बचता है आपका केवल एक सम बच रहा है, एक वी बच रहा है। तो इन सबको भी समझ लेते हैं, पूरी परिभाषा एक ही बार में क्लियर हो जाती है। सम, सम का अर्थ होता है सम, यानी कि समान। क्या होता है? समान। किसके समान? आगे आपका लिखा हुआ है वृत्त, अर्थात वृत्त के समान जो वर्ण होंगे या जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख वृत्त के समान बनेगा या वृत्त के समान खुलेगा, उसको समृत वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। और यहाँ विवृत, विवृत वी का अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष। क्या होता है? वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष। भिन्न मीन्स अलग, यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में वृत्त से थोड़ा अलग हमारे मुख की आकृति बने, उनको विवृत वर्ण कहेंगे। तो आइए, ये समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं इन सबको। इसके अंतर्गत हमारे वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विवृत स्वर को। विवृत माने कि एकदम खुला हुआ, अर्थात जिस वर्ण को बोलने में हमारा मुख पूरी तरह खुल जाता हो उसे विवृत स्वर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है, वह वर्ण आपका कौन सा होता है? आ। बोलकर देख लीजिए, जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है, इसलिए केवल आ वर्ण ही इसके अंतर्गत आता है। तो विवृत समझ में आ गया। अब विवृत के बाद यदि हम देखना चाहें तो जैसे विवृत हमें समझ में आ गया, तो अर्ध विवृत यानी कि उसका आधा समय जिस वर्ण को बोलने में लगता है वह अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। तो हम आ को अगर आधा करेंगे तो मान लीजिए इसमें मात्रा लगी है, अगर हम मात्रा को हटा दें तो अ हो जाएगा। तो अ जो हो जाएगा इसको हम आ का आधा समझ लेते हैं, इसलिए यह अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा। विवृत स्वर में आपका आ वर्ण आता है और अर्ध विवृत स्वर में अ वर्ण। तो अभी हम सीरियल से देखते हैं, यहाँ अ हो गया, आ हो गया। अब हम चलेंगे सीधा समृत स्वर में। किसमें चलेंगे? समृत स्वर में। समृत स्वर में अब चलेंगे तो उसमें जितने भी वर्ण आते हैं उन वर्णों को हम पूरा करके फिर आएंगे अर्ध समृत की तरफ। तो आ गया, फिर आ गया, फिर इसके बाद अब आता है आपका लघुई, दीर्घई, इसके बाद री, फिर आपका लघुई, दीर्घई, फिर ऊ, दीर्घ और इसके बाद आपका री। ये आपके वर्ण समृत स्वर में आएंगे। तो यहां से देखते हैं अ, आ, ई, ऊ, री, यहां तक हो गया। अब री के बाद आपका आता है ए। ए वर्ण को किस में रखेंगे हम? अर्ध समृत स्वर में। किस में? अर्ध समृत स्वर में। ए आपका आ गया अर्ध समृत स्वर में। अब ए के बाद आपका आता है अय। तो अय को हम किस में रखेंगे? अर्ध विवृत में। किस में रखेंगे? अर्ध विवृत में अय। इसके बाद अब जो इसके बाद का वर्ण आता है उसको किस में रखेंगे? अर्ध समृत में। किस में रखेंगे? अर्ध समृत में। ये ओ किस में हो गया? अर्ध समृत में। अब ओ के बाद जो वर्ण आता है उसको किस में रखेंगे? अर्ध विवृत में। ये आपका हो गया अव। यानी कि ये जो वर्ण हैं यही वर्ण इसी प्रकार से इन सब वर्णों में या इन सब भागों में आएंगे। तो परिभाषा एक बार समझ लीजिए। समृत स्वर यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है या सबसे कम खुलता है उसे समृत स्वर कहते हैं। और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख वृत्त के समान आधा सा बंद रहता है, यानी कि समृत स्वर का उच्चारण करने में हमारा मुख वृत्त के समान पूरा सा बंद रहता है या थोड़ा सा खुलता है, यानी इन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में हमारा मुख थोड़ा सा खुलेगा, कोने कोने
स्पर्श होठ किए रहेगा, बीच में ही खुलता है थोड़ा सा, इसलिए इसको समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर यानी कि समृद्ध स्वर की तुलना में आधा बंद सा रहता है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है उसे विवृत स्वर कहते हैं, और इसके अंतर्गत आपका ये वर्ड आता है। और अर्ध विवृत स्वर यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर की तुलना में अधिक और अर्ध समृद्ध स्वर की तुलना में ज्यादा। फिर से समझिए, अर्ध विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर की तुलना में कम और अर्ध समृद्ध स्वर की तुलना में ज्यादा खुला रहता है, उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। तो वर्ड देख लीजिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यही वर्ड आते हैं। आइए परिभाषा की तरफ चलते हैं। एक एक का परिभाषा देख लेते हैं। पहला कौन था समृद्ध स्वर। कौन सा था? समृद्ध स्वर। देखिए परिभाषा इसके, जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हमारा मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे अभी बताया गया आपको, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? लघु ई, दीर्घ ई, ऊ आ जाएगा आपका लघु और दीर्घ, और आपका क्या आ जाएगा? री। इन वर्णों का उच्चारण करने में हम देखते हैं कि हमारा मुख वृत्त के समान पूरी तरह बंद सा रहता है या थोड़ा सा खुलता है। जैसे इन वर्णों का उच्चारण हम करेंगे ई, यानी कि ये जो होठ के किनारे किनारे हैं वो बंधे रहते हैं और सिर्फ थोड़ा सा मुंह खुलता है और इन वर्णों का उच्चारण हो जाता है। समृद्ध स्वर, यहां तक क्लियर हुआ? आइए इसके दूसरे प्रकार को देखते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा था? अर्ध समृद्ध स्वर। कौन सा? अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। आइए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख समृद्ध स्वर की तुलना में समृद्ध स्वर की तुलना में समृद्ध स्वर की तुलना में अधिक खुलता हो,
समृत स्वर की तुलना में अधिक खुलता हो, समृत स्वर की तुलना में अधिक खुलता हो या समृत स्वर की तुलना में या समृत स्वर की तुलना में कम बंद सा रहता है, कम बंद सा रहता है, अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं, अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। आइए समझ लेते हैं इसको। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत, हमारा मुख समृत स्वर की तुलना में कम बंद सा रहता है और अधिक खुलता है, यानी कि समृत स्वर में हमारा मुख पूरा बंद रहता था, कम खुलता था, इसमें समृत स्वर की तुलना में ज़्यादा खुलेगा और कम बंद रहेगा। तो अर्धसमृत स्वर होता है जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख समृत स्वर की तुलना में ज़्यादा खुलता हो लेकिन कम बंद सा रहता है, वह अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आएंगे अभी आपको बताया गया था। कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपका आता है वर्ण ए और ओ। कौन कौन सा वर्ण आता है? ए और ओ। यही दो वर्ण हैं जो आपके अर्धसमृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक हुआ क्लियर? आइए अब तीसरे प्रकार को देखते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा था हमारा? विवृत स्वर। कौन सा था? विवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होता है? विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का क्या अर्थ होता है? खुला हुआ। अर्थात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाए या पूरी तरह से खुला रहे या सबसे अधिक खुले, उसे विवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है, वह क्या होता है? आ। जैसे ही हम आ का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में, जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है, हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है, वह कौन सा वर्ण होता है? आ। आ बोलने पे हम देखते हैं कि हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है अन्य स्वर वर्णों का उच्चारण करने की तुलना में। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए कि विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है वह विवृत स्वर होता है। और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? आ। कौन सा वर्ण? आ। तो यहाँ तक क्लियर। आइए अब चौथा प्रकार देखते हैं कि मुखाकृति के आधार पर हमारा जो चौथा प्रकार था
वह कौन सा था। चौथा प्रकार क्या था हम लोगों का, अर्धविवृत। क्या था, अर्धविवृत। यानी कि अभी जो हम लोगों ने विवृत पढ़ा, विवृत का आधा अर्थात जिस प्रकार के स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर की तुलना में कम खुले, वह अर्धविवृत होता है। यानी कि विवृत का उच्चारण करने में या विवृत स्वर का उच्चारण करने में हमारा मुख पूरी तरह से खुलता है और इसका आधा है, यानी कि इसका उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर की तुलना में कम खुलेगा। आइए देखते हैं, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर की तुलना में, विवृत स्वर की तुलना में कम खुले और अर्ध संवृत स्वर की तुलना में, और अर्ध संवृत स्वर की तुलना में, अर्ध संवृत स्वर की तुलना में अधिक खुले, अधिक खुले अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। अर्ध विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर कहलाता है। जैसे परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर की तुलना में कम खुले और अर्ध संवृत स्वर की तुलना में अधिक खुले। यहाँ अर्ध संवृत स्वर से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि संवृत स्वर की परिभाषा में बताया गया था कि मुख वृत्त के समान पूरा बंद सा रहता है, और अर्ध संवृत में बताया गया था कि मुख वृत्त के समान आधा बंद रहता है। आधा बंद रहने का मतलब आधा खुलता है, यानी कि अर्ध संवृत स्वर में भी मुख आधा खुल रहा था और इसमें भी मुख आधा खुलेगा, लेकिन यहाँ इसीलिए दिया गया है कि अर्ध संवृत स्वर की तुलना में अधिक खुले, यानी कि आधा तो उसमें खुल रहा था लेकिन इसमें आधे से भी कुछ अधिक खुलता है, इसलिए इसकी तुलना अर्ध संवृत स्वर से की गई है। यानी कि इसमें जो वर्ण आते हैं आपके, कौन कौन से वर्ण आते थे, आपका आता था इसमें अर्ध संवृत स्वर में आपका आता था ए, अर्ध संवृत स्वर में आपका आता, अर्ध विवृत में आपका आता था अ, आए और औ। ये तीन वर्ण जो हैं वो आपके अर्ध विवृत में आते हैं। कौन कौन से, अ, ए और औ। यानी कि ये जो वर्ण था वह तो आपका आता था अर्ध संवृत में, और अ जो वर्ण है वह आपका आता है अर्ध विवृत में, और औ जो वर्ण है वह भी किस में आता है, अर्ध विवृत में। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करने में हम देखते हैं कि हमारा मुख जो होता है वह अर्ध संवृत स्वर की तुलना में अधिक खुलता है। जैसे देखते हैं हम अ बोलते हैं तो अर्ध संवृत स्वर जो था उसकी तुलना में इसमें मुख अधिक खुल रहा है। जैसे हम ए का उच्चारण कर रहे हैं, ए तो अर्ध संवृत था, उसमें मुख कम खुलता था। अगर हम अ बोलते हैं तो हमारा मुख थोड़ा प्रसार और अधिक हो रहा है तुलना में अर्ध संवृत के। इसलिए अ, और औ ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं,
अर्धविवृत के, किसके अंतर्गत? अर्धविवृत के। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर की तुलना में कम खुले और अर्ध संवृत स्वर की तुलना में अधिक खुले, अर्ध संवृत स्वर की तुलना में अधिक खुले, उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं आपका? अ, आय और औ। यहां तक किसी को कोई डाउट? आइए देखते हैं अब आगे। स्वरों के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि इसके 4 प्रकार तक हो गए, और जबकि बताया गया था कि स्वरों के वर्गीकरण में कितने प्रकार बताए गए थे? 5 या 5 भेद बताए गए थे। तो 4 भेद हो गए। आइए 5वां भेद देखते हैं हम लोगों का कौन सा है? नासिका के आधार पर। 5वां स्वरों के वर्गीकरण में 5वां और सबसे अंतिम भेद कौन सा है? नासिका के आधार पर। तो नासिका के आधार पर भी कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। अर्थात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में नासिका के आधार पर बोला जाए उनका वर्गीकरण का 5वां भाग नासिका के आधार पर है। इसमें भी 2 भेद हैं। वो 2 भेद कौन कौन से आए? आइए देखते हैं। पहला इसमें होता है निरनुनासिक वर्ण। कौन सा? निरनुनासिक वर्ण। निरनुनासिक वर्ण। और दूसरा आपका हो जाता है अनुनासिक वर्ण। क्या हो जाता है? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण। देखिए अनुनासिक वर्ण को ही सानुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सानुनासिक वर्ण। तो उसको भी लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। क्या कहते हैं? सानुनासिक वर्ण। देखिए पहला इसमें कौन सा प्रकार है? निरनुनासिक वर्ण। और दूसरा क्या है? अनुनासिक या सानुनासिक। इसमें दिया है निरनुनासिक। निर मतलब होता है रहित, अर्थात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग न हो वह निरनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारी मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? सानुनासिक वर्ण। तो आइए देखते हैं, परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। इन दोनों प्रकारों को अलग अलग से देख लेते हैं। तो पहला क्या है? निरनुनासिक वर्ण। क्या है? निरनुनासिक वर्ण। यहाँ स्वर भी कह सकते हैं क्योंकि स्वर का ही वर्गीकरण चल रहा है। तो ये परिभाषा इसकी देखते हैं कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, वर्णों का उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग न हो, नासिका का प्रयोग न हो, नासिका का प्रयोग न हो, अर्थात केवल मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, केवल मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होने वाली ध्वनियाँ निरनुनासिक वर्ण कहलाती हैं। निरनुनासिक वर्ण कहलाती हैं। निरनुनासिक
वर्ण कहलाती हैं। अर्थात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग न हो, केवल मुख का प्रयोग हो, अर्थात केवल मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही निरनुनासिक वर्ण कहलाती हैं। इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। जैसे के अंतर्गत आपका आ जाएगा सभी स्वर। क्या आ जाएगा? सभी स्वर। यानी कि जो आपकी ये 11 स्वर हैं, यह 11 स्वर निरनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इनका उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मुख से उच्चारित होती है ये ध्वनियाँ, इसलिए इसे निरनुनासिक वर्ण या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा था? अनुनासिक वर्ण या सानुनासिक वर्ण। क्या था? अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण। निरनुनासिक में हमने देखा कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में केवल मुख का प्रयोग होता है, नासिका का प्रयोग नहीं होता, वह निरनुनासिक होता है। और अब हम देखेंगे अनुनासिक या सानुनासिक, अर्थात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, उसे सानुनासिक या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग हो, नासिका का भी प्रयोग हो, नासिका का भी प्रयोग हो, अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे परिभाषा से देखिए स्पष्ट होता है कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, ऐसे वर्णों को अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत भी सभी स्वर आते हैं, लेकिन वह अनुनासिक से युक्त होते हैं। किस प्रकार से? देखिए, जैसे हम सभी स्वर वर्णों को लिखते हैं अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे सभी स्वर वर्ण। लेकिन अगर केवल इसको ऐसे लिखेंगे तो यह
निरनुनासिक होगा, क्योंकि निरनुनासिक में बताया गया था कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में केवल मुख का प्रयोग हो, नासिका का प्रयोग न हो। तो अभी ये जो लिखे गए हैं ये केवल अभी मुख से उच्चारित किए जा सकते हैं, लेकिन जब इन पर अनुनासिक वर्ण जुड़ जाएगा तब ये इस परिभाषा के अंतर्गत माने जाएंगे। तो इनको अनुनासिक बनाने के लिए क्या होता है कि इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाना पड़ता है। क्या? चंद्रबिंदु। इसको ऐसे, फिर इस पे ऐसे, फिर इस पे ऐसे। अब देखते हैं यहाँ दीर्घ ई है। जो दीर्घ ई है यानी कि जिस भी वर्ण के ऊपर ये शिरोरेखा होती है और उस शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है या वह उस वर्ण की ही मात्रा होती है तो वहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगता है, सिर्फ बिंदु लगता है, इसलिए यहाँ केवल बिंदु लगेगा। और यहाँ भी चंद्रबिंदु, यहाँ भी चंद्रबिंदु, यहाँ भी चंद्रबिंदु और यहाँ भी चंद्रबिंदु। अब यहाँ फिर देखिए अ के ऊपर ये जो मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर भी चंद्रबिंदु नहीं लगेगा, क्या लगेगा? केवल बिंदु लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, केवल बिंदु लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, क्या लगेगा? केवल बिंदु। अब ये जो वर्ण आपके सामने दिख रहे हैं, अब ये वर्ण अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण हो गए, क्योंकि अब जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी नासिका का भी प्रयोग होगा। जैसे निरनुनासिक में वर्ण उच्चारण करते थे अ, अब अगर हम इसका उच्चारण करेंगे क्या कहेंगे? आ, यानी कि हमारी नासिका का भी प्रयोग इस उच्चारण को करने में हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो स्वर का वर्गीकरण अब समाप्त हो गया है। अब अगले दिन अगली क्लास में व्यंजन का वर्गीकरण से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।